हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों हमारे चैनल का लक्ष्य एक ही है, टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और इस फियर को दूर भगाने का एक ही तरीका है कि आप करिए मेहनत। देखिए दोस्तों, कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है। मैं आपको ट्रिक बता दूँ, टेक्निक बता दूँ, वो सब कुछ काम नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा कोई झूठा वादा मुझे करने आता नहीं है, क्योंकि यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम अगर आप सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे करना चाहते हैं तो आपको भी ठगा गया है और आप ठगे जाना चाहते हैं। दोस्तों, पॉलिटी रिलेटेड एमसीक्यू जब भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और हमारा आज का टॉपिक है फाइनेंस कमीशन और नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। मेरा नाम है आनंद मोहन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। ठीक है, देखिए, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। माफ करिएगा, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 2 years और एट सच अर्लियर टाइम एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ 2 साल की बात बोल रहा है, तो यहाँ पर 2 साल की जगह है 5 साल। एवरी 5 year और एट सच अर्लियर टाइम्स एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। यानी फाइनेंस कमीशन बनाने का काम किसका है, गठित करने का काम है प्रेसिडेंट का। ठीक है, और वो कब करेंगे, हर 5 साल पे करेंगे या फिर 5 साल से पहले कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो। ठीक है, तो यहाँ 2 साल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए दोस्तों, द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए टोटल 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। देखिए, फाइनेंस कमीशन 1+4, 1 चेयरमैन और +4 मेंबर्स। ठीक है, 1+4 इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो 4 मेंबर चेयरमैन को मिला के नहीं है, चेयरमैन को हटा के 4 मेंबर्स हैं, तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ कमीशन एंड द मैनर इन विच दे शुड बी सेलेक्टेड। तो दोस्तों, ये सारा काम जो है, यानी कि फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स, इनका क्या क्वालिफिकेशन होगा और उनको किस तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन किसको अपॉइंट करना है तो उसका बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है, ये काम करने का काम किसका है, ये प्रेसिडेंट का ऐसा बोला हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं है, किसका काम है, ये पार्लियामेंट का काम है। ठीक है, तो तीसरा भी इनकरेक्ट है दोस्तों। फोर्थ देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बार्ड द चेयरमैन एंड मेंबर फ्रॉम रीअपॉइंटमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बार नहीं किया है, मतलब स्टॉप नहीं किया है कि आपका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोला है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन कौन सा है, 1, 2 और 3 इनकरेक्ट है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, आइए क्वेश्चन टू से अच्छे से सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, विथ रेफरेंस टू क्वालिफिकेशंस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, तो पहले क्या बोला है, चेयरमैन शुड बी ओनली अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत है। चेयरमैन जो है, देखिए, इसका मेंबर है 1+4, तो 1 यानी जो चेयरमैन है उनका क्या क्वालिफिकेशन है, वो होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। कोर्ट वोट से कोई लेना देना नहीं, पब्लिक अफेयर से उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए चेयरमैन का। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर बाकी जो 4 मेंबर्स हैं दोस्तों, उनमें से एक मेंबर होना चाहिए हाई कोर्ट का जज, या फिर हाई कोर्ट जज बनने के लिए एलिजिबल। ठीक है, हाई कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट जज बनने के लिए की एलिजिबिलिटी रखता हो। ठीक है, फिर एक इंसान ऐसा है जिसके पास फाइनेंस एंड अकाउंट की उसको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट की उसको नॉलेज होनी चाहिए। एक इंसान को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होना चाहिए। और एक इंसान को नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स का, एकदम इसको आप ऐसे याद रखिए। चेयरपर्सन पब्लिक अफेयर्स, फिर एक बाकी जो 4 मेंबर्स हैं उसमें से एक मेंबर हाई कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल। एक पर्सन होना चाहिए जिसके पास नॉलेज हो फाइनेंशियल सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। एक को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज हो और एक को इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज हो।
तो ये आपको आप समझ लीजिए एलिजिबिलिटीज। तो पहला तो चेयरमैन का तो एलिजिबिलिटी गलत है। दूसरा देखिए, वन मेंबर शुड बी जज ऑफ हाई कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये पहला मेंबर। दूसरा देखिए, वन ऑफ द मेंबर शुड बी अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये दूसरा मेंबर। वन ऑफ मेंबर शुड बी पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ये चौथा मेंबर। वन ऑफ मेंबर शुड बी पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला मेंबर, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 बिल्कुल सही है। वन चेयरपर्सन वाला क्राइटेरिया गलत है। चेयरपर्सन का एलिजिबिलिटी है, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। तो 2 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपको याद होना चाहिए, ये आगे जहां पर भी आएगा, और आज ये क्वेश्चन में 3-4 बार रिपीट होगा, वहां पर मैं एक भी बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। जो चेयरपर्सन है उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में, एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। फिर एक मेंबर होना चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर जब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल। फिर एक होना चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। एक पर्सन होना चाहिए जिसको फाइनेंशियल मैटर, एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनेंशियल मैटर के बारे में पता हो, और एक इंसान को इकोनॉमिक्स के बारे में पता हो, ठीक है। दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के बारे में स्टेटमेंट्स है। तो पहला देख लीजिए, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगर मुझे आपको बताना पड़े कि ये सही है तो बहुत बड़ी दुख की बात है। दूसरा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशन्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो क्वालिफिकेशंस मेंशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसके लिए एक एक्ट आया है जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन एक्ट, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है क्वालिफिकेशंस। तीसरा देखिए, द रिपोर्ट ऑफ कमीशन हैज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। फाइनेंस कमीशन देखिए, पहले देख लीजिए कौन सा आर्टिकल में, 281 आर्टिकल के तहत गठित होगा। 280 के तहत रिपोर्ट जो सौंपने का जो जिम्मा है वो 281 के तहत है। क्या क्या जिम्मा दिया गया? फाइनेंस कमीशन देगा रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट का रखवाएगा कहाँ पर? पार्लियामेंट में, ठीक है। तो तीसरा बिल्कुल सही है। थर्ड का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के बारे में देखिए। इट इज ए नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल सही बात है, बार बार गठित करनी पड़ रही है, यानी कि ये नॉन परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी होती तो बॉडी फिक्स रहती, उसमें कुछ मेंबर आते रहते जाते रहते, ठीक है। तो ये नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, कमीशन कैन डिटरमाइन इट्स ओन प्रोसीजर एंड हैज़ द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट, बिल्कुल इसके पास सिविल कोर्ट का पावर है, ठीक है, और ये अपना प्रोसीजर खुद जो है डिटरमाइन कर सकती है। तीसरा देखिए, द मेंबर्स ऑफ कमीशन होल्ड द ऑफिस फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट जो है नोटिफिकेशन से उनको स्पेसिफाई कर देंगे कि आप कितने दिनों के लिए आपको काम करना है, ठीक है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये गलत है। मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो ये भी थर्ड और फोर्थ आपका गलत है दोस्तों। फिर फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली, ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को देखिए और करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। पहला देखिए, द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन रिजाइन बाय लेटर एड्रेस टू द फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा नहीं है। मेंबर्स किसको रिजाइन करेंगे? प्रेसिडेंट को रिजाइन देंगे, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स और चेयरपर्सन सभी लोग रिजाइन किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को दे करके, प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन सौंपेंगे, ठीक है। फिर देखिए, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन टू स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल सही बात है। ये जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स स्टेट्स को देता है सेंटर, ठीक है, तो वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 275 हो गया। अब आप मुझे बताइए, तो आर्टिकल 282 किससे रिलेटेड है? ठीक है, आर्टिकल 275 इज रिलेटेड टू द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, ठीक है। आर्टिकल 282 इज रिलेटेड टू व्हाट? यू हैव टू आंसर इन द कमेंट। एनीवेज, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन इफ देर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग लोन मेड टू द स्टेट बाय सेंटर। देखिए, कह रहा है स्टेट है,
अगर इसने सेंटर से लोन ले रखा है जो कभी चुकाया नहीं है, तो दूसरा लोन लेने के लिए इसको फाइनेंस कमीशन की परमिशन चाहिए होगी, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। फिर से लोन लेने के लिए इसको सेंटर की परमिशन चाहिए होगी, ना कि फाइनेंस कमीशन की, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। ठीक है। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन इज इनकरेक्ट। फाइनेंस कमीशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक है, तो देखिए, सेस एंड सरचार्जेज इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ डिविजुअल पूल। ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेस और सरचार्ज होता है, ठीक है, ये सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डिविजुअल पूल। अब आपका काम क्या है कि सेस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, और सरचार्ज की जो प्रॉपर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो 1-2 मिनट खर्च करिए कि यहीं पर सेस और सरचार्ज और टैक्स ड्यूटी, ठीक है, ये तीनों का डेफिनेशन और तीनों का डिफरेंस अच्छे से कमेंट करके बताइए। जो भी अच्छे से कमेंट करके बताएगा उसको मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल पूल। हाँ, तो बात ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया, दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल पूल। दूसरा देखिए, मेंबर्स ऑफ कमीशन कैन रेंडर पार्ट टाइम सर्विस टू द कमीशन एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो जो मेंबर्स हैं उनको फुल टाइम सर्विस के लिए रख सकते हैं या फिर पार्ट टाइम सर्विस के लिए रख सकते हैं, ये प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, द चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन शुड हैव बीन और क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। आप खुद बताइए कि इस फाइनेंस कमीशन का जो चेयरपर्सन है उसकी क्या एलिजिबिलिटी मैंने बताई थी। फाइनेंस कमीशन का एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स। एक चेयरपर्सन का जो क्वालिफिकेशन था कि उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कहाँ? पब्लिक अफेयर्स में। और जो 4 मेंबर्स हैं उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए कहाँ कहाँ? उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए हाई कोर्ट जज के जैसा, या फिर फाइनेंशियल गवर्नेंस, या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इकोनॉमिक्स, है ना, ये 4 है। तो चेयरपर्सन का क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट का जज नहीं है, ये सी गलत है, तो यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर। बाकी डी देख लीजिए, द कमीशन कैन रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश इन्फॉर्मेशन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल, इसके पास सिविल कोर्ट का पावर है, तो सिविल कोर्ट का पावर होता है कि जिसको भी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाना चाहे बुला सकता है, तो डी इज करेक्ट। आइए दोस्तों 7th क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वॉज एन एफर्ट बाय द स्टेट टू अचीव द आइडियल्स एनश्राइंड अंडर। स्पेशल मैरिज एक्ट देखिए क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। फॉरेन, इंडिया के बाहर फॉरेन टेरिटरी में कोई भी इंडियन लोग आपस में शादी करना चाहें तो स्पेशल मैरिज एक्ट से कर सकते हैं, या फिर इंडिया के अंदर 2 अलग अलग रिलीजन के लोग आपस में शादी करना चाहें तो स्पेशल मैरिज एक्ट से कर सकते हैं। 2 अलग अलग कास्ट के लोग एक दूसरे से शादी करना चाहें तो वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट से कर सकते हैं। तो ये आप सिंपल आप समझ सकते हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 44। ठीक है, बाकी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में और डिटेल में पढ़िएगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल आपको पता है कि होमोसेक्सुअल कपल्स के बीच में शादी की बात हो रही थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि जिस तरह से अलग अलग कास्ट के लोग, अलग रिलीजन के लोग स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी कर सकते हैं, तो क्यों ना जो सेम सेक्स कपल्स हैं अगर वो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं तो उसको भी स्पेशल मैरिज एक्ट में ही डाल दिया जाए। ठीक है, हालांकि अभी इस पर कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है, इसलिए यू मस्ट रीड दिस इन डिटेल। कभी भी न्यूज़पेपर में आता है तो आप पढ़िएगा उसको। आइए दोस्तों 8th क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो एनसीबीसी है ये पहले था स्टैट्यूटरी बॉडी, फिर 102वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको क्या बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। तो पहला क्या करा? इट इज़ ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो पहले गलत हो गया। फिर इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी गलत हो गया। जब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी पहले था। तो तीसरा स्टेटमेंट पर आइए सीधा कि द कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए इसमें कितने लोग रहते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन है
1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन और प्लस 3 मेंबर्स, ठीक है। और ये बिल्कुल इनका कंडीशन ऑफ सर्विस, टेन्योर ऑफ ऑफिस, ठीक है, और बाकी चेयरपर्सन का, वाइस चेयरपर्सन का और सारे मेंबर्स का कौन डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस स्टेटमेंट को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम छपी हुई होनी चाहिए। तो थर्ड इज करेक्ट, बाकी दोनों इनकरेक्ट है। एट्थ का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B3 ओनली। अब आइए दोस्तों, इसमें टोटल 27 क्वेश्चन है। तो हर 9th क्वेश्चन आपका होगा, 18th क्वेश्चन आपका होगा, 27th क्वेश्चन आपका होगा। तो ये आप आंसर करिए। कंसीडर, मैं रीड करूंगा बस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो एनसीबीसी के बारे में बोलना है। इट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट ट्राइंग अ सूट। बताइए सही है या गलत है। द कमीशन कैन रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। You have to tell me it is right or wrong. The chairperson of commission has the residuary powers to decide on all questions and matters arising in the commission. तो चेयरपर्सन के पास पावर है कि जितने भी रेजिडुअरी मैटर्स हैं उस पर वो डिसीजन अपना दे सकता है, सही या गलत। एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मार्क द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देख मत लीजिएगा आंसर, थोड़ा खुद से करने का कोशिश करिएगा। आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शंस ऑफ एनसीबीसी। एनसीबीसी के फंक्शंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला देखिए, इट कैन पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका क्या है, सही है, ठीक है, क्योंकि इसका यही काम ही है। एनसीबीसी का काम ही क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर के प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना और एडवाइज करना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा देखिए, इट कैन इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अंडर द यूनियन बट नॉट अंडर द स्टेट्स, ठीक है। यानी कि स्टेट्स के अंदर जो एससीबीसीज हैं, ठीक है, उनके प्रोग्रेस के बारे में जो है ये इवेल्युएट वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे ये तो गलत स्टेटमेंट है, फिर इसका मैंडेट एकदम बहुत ही कम हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए, इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट पर्टेनिंग टू यूनियन गवर्नमेंट टू प्रेसिडेंट एंड दोज पर्टेनिंग टू स्टेट गवर्नमेंट टू द गवर्नर। ये बात गलत है दोस्तों। ये अपना पूरा रिपोर्ट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। और अगर मान लीजिए उसमें से कोई रिपोर्ट स्टेट से रिलेटेड है तो प्रेसिडेंट फिर उसको किसको पास करेंगे, गवर्नर को करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट किसको आप रिपोर्ट पास करेंगे, गवर्नर को पास करेंगे। जो एनसीबीसी है वो रिपोर्ट किसको देगा, वो रिपोर्ट देगा सीधे प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे आपको। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा, सिर्फ एक ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर B1 ओनली। आइए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कंपोजिशन ऑफ एनसीबीसी। एनसीबीसी के कंपोजिशन के बारे में स्टेटमेंट आपको दिया गया है। पहला देखिए, द रूल्स प्रोवाइड फॉर द मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर इन द कमीशन। देखिए 1 + 1 + 3 है ना, तो इसमें से कोई एक तो कम से कम वीमेन होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखिए, द चेयरपर्सन ऑफ कमीशन इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगस्ट एमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल वर्कर्स बिलोंगिंग टू एससीबीसीज। बिल्कुल सही बात है। जो चेयरपर्सन होना चाहिए वो एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए जिसने आज तक क्या किया हो, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए काम किया हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए, द मेंबर्स ऑफ कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 1 टर्म। देखिए जो मेंबर्स ऑफ कमीशन है वो लोग को दो टर्म उनको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो 1 टर्म से ज़्यादा तो किया ही गया ना, ठीक है। दे आर एलिजिबल फॉर 2 टर्म्स, ठीक है। तो इसलिए तीसरा हो गया गलत आपका। बाकी 11th का राइट आंसर क्या हो गया, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर B। मेंबर शैल बी नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, यानी 2 टर्म तक उनको अपॉइंट किया जा सकता है, 2 टर्म से ज़्यादा के लिए वो एलिजिबल नहीं है। आइए 12th क्वेश्चन देखिए। विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला देखिए, फाइनेंस कमीशन वर्क इन्वॉल्व्स इक्वलाइजेशन ऑफ ऑल पब्लिक सर्विस अक्रॉस द स्टेट्स, ठीक है। तो ये बात सही है कि ये 2 टाइप का काम करता है दोस्तों। जैसे ये हो गया सेंटर और ये हो गया स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। तो ये एक तो वर्टिकल इक्वलाइजेशन का काम करता है सेंटर और स्टेट के बीच में, और फिर हॉरिजॉन्टल इक्वलाइजेशन का काम करता है स्टेट और स्टेट के बीच में, ठीक है।
तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। फिर दूसरा देखिए, फाइनेंस कमीशंस वर्क इन्वॉल्व्स रिड्रेसिंग द वर्टिकल इम्बैलेंसेस बिटवीन द टैक्सेशन पावर्स एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंटर एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो यही हो गया वर्टिकल, सेंटर से स्टेट जो हो रहा है इक्वलाइजेशन, उसको वर्टिकल इक्वलाइजेशन बोलेंगे, और दो स्टेट्स के बीच में जो हो रहा है उसको आप हॉरिजॉन्टल इक्वलाइजेशन बोलेंगे। तो दोनों का काम करता है फाइनेंस कमीशन। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। 12th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। आई 13th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट को फाइनेंस कमीशन इनमें से किससे किससे रिलेटेड वो रिकमेंडेशन करेगा। पहला देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पूरा लाइन को पढ़िए आप मेरे साथ साथ, क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन का एक प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट इन एड ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। ये गलत है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, किस प्रिंसिपल्स के आधार पर स्टेट्स को ग्रांट देना है, स्टेट्स को किस प्रिंसिपल के आधार पर ग्रांट देना है, इसकी बात ये करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया, लेकिन ये प्रिंसिपल की बात करता है, प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट इन एड ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ स्टेट लिखा हुआ इसलिए गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट आप ध्यान से रखिए कि यहाँ पर इंडिया लिखा रहता तो ये सही रहता। तीसरा देखिए, measures needed to augment consolidated funds of the state to supplement resources of municipalities on the basis of recommendation of state finance commission। देखिए क्या होता है, ये सही है, दूसरा गलत है। जैसे एक तो हो गया फाइनेंस कमीशन, जिसको कि बनाता है आर्टिकल 280 से, ठीक है। फिर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इससे क्या बना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 243I और 243Y, इन दोनों के तहत जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बनता है, ठीक है। अब मान लीजिए स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या बोलेगा कि स्टेट को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज को भी कुछ पैसा देना होगा, यही बोलेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन यही तो बोलेगा ना कि स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से पंचायती राज को और अर्बन लोकल बॉडीज को कुछ पैसा जाएगा। तो स्टेट का जो ट्रेजरी है वो तो खाली हो गया, तो उसको ऑगमेंट करने के लिए, उसको कैसे भरा जाए, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन इस फाइनेंस कमीशन को बोलेगा कि कुछ सुझाव दो भाई, ठीक है, कि स्टेट यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज को कुछ पैसा देने के बाद भी अपना काम कैसे चला पाए। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, मीजर्स नीडेड टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर फोर्थ देखिए, एनी अदर मैटर रेफर्ड टू द कमीशन बाय प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट उसको किसी भी मैटर पर बोले कि मतलब फाइनेंशियल मैटर्स पर अगर कोई भी रिकमेंडेशन मांगे तो भी फाइनेंस कमीशन उस पर रिकमेंडेशन देगा। तो 13th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 and 4 ओनली। आइए क्वेश्चन 14th देखिए, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? फाइनेंस कमीशन के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला देखिए, कमीशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर कोड्स ऑफ सिविल प्रोसीजर। बिल्कुल सही बात है, सिविल कोर्ट का पावर होता है इन सारे आपके बॉडीज के पास में, ठीक है। दूसरा देखिए, कमीशन कैन समन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अब सिविल कोर्ट का पावर है तो सिविल कोर्ट का ये भी पावर होता है, वो किसी को भी समन कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है उसका अटेंडेंस, ये भी सही है। थर्ड देखिए, कमीशन हैज़ पावर टू रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। ये सारा सिविल कोर्ट के पावर के अंतर्गत ही है, ठीक है। तो थर्ड भी करेक्ट है। 14th का राइट आंसर क्या होगा? तीनों के तीनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3। ये 15 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो ये पहले ही डिसाइड हो चुका है कि एक फाइनेंस कमीशन एक्ट आया था 1951 में, और इसी के तहत जो है फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स का क्वालिफिकेशंस वगैरह डिटरमाइन किया गया। अब एक्ट लाता कौन है? एक्ट लाती है पार्लियामेंट, इसलिए
पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करेगी क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। 15th का बी इज द राइट आंसर। और देख लीजिए इस एक्ट के तहत क्या क्वालिफिकेशन है फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स का। ऑलरेडी 3 बार बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लो। चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन है कि पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए जो कि जज ऑफ हाई कोर्ट हो या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए एलिजिबल हो, एक इंसान के पास फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट की का एक्सपीरियंस हो, एक पर्सन के पास फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज हो, और एक पर्सन के पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। बिल्कुल गलत। फाइनेंस कमीशन एक रिकमेंडेटरी एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, तो उसके रिकमेंडेशन बाध्य नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनविसाजेस द फाइनेंस कमीशन एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। बिल्कुल, ये एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है, ठीक है, हर एक बॉडी की एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है, उसी में से फाइनेंस कमीशन की ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है कि फाइनेंस कमीशन इज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। यानी फिस्कल फेडरलिज्म के चक्के को ये बैलेंस करके चलती है कि कोई एक तरफ पलड़ा भारी ना हो जाए, यानी सेंटर या स्टेट में से किसी एक की तरफ पलड़ा भारी ना हो जाए, उसका काम कौन करती है? फाइनेंस कमीशन करती है। 16th का 2 इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो एनसीबीसी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है? आप खुद बता दीजिए, मुझे तो ए सही लग रहा है। ठीक है, अब बताइए 123वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके बारे में बात करता है? अगर ये क्वेश्चन आपने बता दिया तो आपको जो है लड्डू मिलेंगे, लड्डू, लड्डू या लड्डू जो भी मिले, ठीक है, ये नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी ये ए के बारे में आप जरूर बताइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका है, मैं इसको रीड करता हूं, आप इसका राइट आंसर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 342A है, इससे रिलेटेड, यहाँ गलत है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? तो इट प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू द एनसीबीसी टू एग्जामाइन कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर विजर्स रिगार्डिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। आप बताइए सही है गलत है? इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई एससीबीसी इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यू हैव टू टेल मी राइट और रॉन्ग। इट प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। यू हैव टू टेल मी इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो ये हो गया 18th क्वेश्चन, विच इज योर क्वेश्चन। ट्राई टू गिव एज डिटेल्ड आंसर एज पॉसिबल। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ एनसीबीसी। एनसीबीसी के फंक्शंस के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला देखिए, द कमीशन इन्वेस्टिगेट्स एंड मॉनिटर्स ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द एससीबीसीज, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल एक फंक्शन है। कमीशन का फंक्शन क्या है कि जितने भी सेफगार्ड प्रोवाइडेड किए गए हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए, वो सेफगार्ड सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको मॉनिटर करना और इन्वेस्टिगेशन करना, तो ये सही बात है। दूसरा देखिए, द एनसीबीसी हैज ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये सारी बॉडी जितनी मैं आपको बता रहा हूँ सभी के पास सिविल कोर्ट का पावर है, ठीक है। जब तक मैं आपको अलग से ना बोलूँ कि इसके पास नहीं है पावर, तब तक आपको यही मानना है कि सिविल कोर्ट की पावर है, ठीक है। इट पार्टिसिपेट्स एंड एडवाइजेज ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। एकदम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 चीज़ लिखा जा सकता है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली। यहाँ तो सोशली और एजुकेशनली लिखा है जो कि करेक्ट है। कभी गलती से ऐसा लिख दे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो आपको ध्यान रखना ये ऐसा नहीं है। ये जो एनसीबीसी जो का जो मैंडेट है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। इसका मैंडेट है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ना कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, पक्का, प्रॉमिस? तो चलिए ठीक है। बाकी थर्ड करेक्ट है कि इसका ये काम यही है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एडवाइज करना, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एडवाइज करना। लेकिन सोशियो इकोनॉमिकली
सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग प्लीज, कहीं ना कहीं यहाँ पर मामला फंस सकता है। तो 19th का राइट आंसर क्या हो गया? 1 2 3 तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए 20वां क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ NCBC। ठीक है, तो देखिए NCBC का चेयरपर्सन, वाइस चेयर और बाकी 3 मेंबर्स जो हैं, इनका क्या क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर भी मैं बता चुका हूं। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा पॉज करके, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे पॉज करके, एक बार पढ़ लेंगे। वैसे ऑल दिस थिंग हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो उससे आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, नहीं भी पढ़ने का मन करे तो छोड़ भी सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसाजेस द फाइनेंस कमीशन एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। बहुत अच्छी बात है। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? फिस्कल फेडरलिज्म का बैलेंसिंग व्हील के रूप में काम करता है। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। पहला देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस अ फाइनेंस कमीशन ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 5th ईयर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एवरी 5th ईयर और एन अर्लियर टाइम इफ ही कंसिडर्स नेसेसरी। या तो हर 5वें साल या फिर पहले अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उस फाइनेंस कमीशन को गठित करने की जरूरत है तो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे कि हर 5वें साल पर ही गठित नहीं करते हैं, उसके पहले भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दे होल्ड ऑफिस फॉर सच ए पीरियड एज स्पेसिफाइड द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है, 5 साल के लिए ऑफिस नहीं उनके पास है, जितना प्रेसिडेंट बोलेंगे उतने ही टाइम के लिए उनके पास ऑफिस है। तो सेकेंड इज करेक्ट। तीसरा देखिए, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ कमीशन। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए इसी में कंफ्यूज मत होने, एक तरफ मैं NCBC की बात कर रहा हूँ और एक तरफ फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा हूँ, तो ये चीजें आपको एकदम अच्छे से दिमाग में सुचारू रूप से रखिएगा। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स का क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी मैं बता चुका कि क्वालिफिकेशन है क्या, और क्वालिफिकेशन डिसाइड कौन करता है? तो इससे रिलेटेड एक एक्ट है, आप इतना याद रखिएगा कि इससे रिलेटेड एक एक्ट है, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। अब ये एक्ट किसने बनाया होगा? ये एक्ट बनाया होगा पार्लियामेंट ने, इसलिए इनके क्वालिफिकेशंस वगैरह को डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी, ना कि प्रेसिडेंट। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 ओनली। आइए 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिकमेंडेशंस दैट अ फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक। इनमें से कौन कौन सा रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है? ये देखिए, इट हैज़ द अथॉरिटी टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। बिल्कुल, सेंटर और स्टेट के बीच में जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स है, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स है, इसका कितना % सेंटर और कितना % स्टेट के पास जाएगा, इसके बारे में रिकमेंडेशन देता है। ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं कि उस रिकमेंडेशन को सेंटर माने, बट रिकमेंड यही करेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, इट हैज़ नॉट बीन वेस्टेड विद द पावर टू रिकमेंड द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। ये गलत है। ठीक है, इट हैज़, इसको काट दीजिए, रुक जाइए, पहला सही है, या नॉट को काट दीजिए। देखिए अब पढ़िए इसको, अब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इट हैज़ बीन वेस्टेड विद द पावर टू रिकमेंड द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। यानी कि किस प्रिंसिपल के आधार पर सेंटर स्टेट को ग्रांट्स देगा, ये बताना भी इसी का काम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो गया? 1 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ट्वेंटी थर्ड देखिए, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। पहला देखिए, अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन एंडाउड विथ पावर टू रिकमेंड नेट प्रोसीड्स ऑफ डिवोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है, सेंटर और स्टेट के बीच में मैंने आपको बताया था ना, 2 काम करता है ये, वर्टिकल, सेंटर और स्टेट के बीच में किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और स्टेट और स्टेट के बीच में किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर देखिए, रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत, तो रिकमेंडेटरी है। ठीक है, तीसरा देखिए, द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज देयर इज सेपरेट स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर ईच स्टेट। ऐसा नहीं है दोस्तों, स्टेट पर भी क्या करता है, स्टेट को भी तो रिकमेंड किया ना
कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को तुम पैसे दे दिए, तो अब अपना कंसोलिडेटेड फंड को ऑफ स्टेट को तुम किस तरीके से ऑगमेंट करोगे, कैसे उसको फिर से तुम भरोगे, इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन तो स्टेट को ही देता ही है। ठीक है, तो तीसरा गलत है। जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो मेनली सेंटर को रिकमेंडेशंस देता है, बट स्टेट को भी रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड इज इनकरेक्ट। तो 23rd का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 ओनली। आइए 24th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? इसमें से फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये क्वासी जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बिल्कुल, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्यों है? क्योंकि इसके पास सिविल कोर्ट का पावर है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 280 में इसके बारे में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो पहला ही इसका करेक्ट है। बाकी देख लीजिए, इट इज ए क्वासी जुडिशियल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है तो स्टैट्यूटरी बॉडी कैसे हो गई? इट इज ए जुडिशरी, जुडिशरी नहीं है दोस्तों, जुडिशरी का कुछ पावर है, सिविल कोर्ट का पावर है, बट इट इज नॉट जुडिशरी, तो ये भी गलत हो गया। इट इज ए जुडिशरी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जुडिशरी भी नहीं है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सब गलत है। ये क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो 24th का ए इज द राइट आंसर। आइए 25 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनसीबीसी। एनसीबीसी के बारे में स्टेटमेंट्स दिया है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। इट इज ए 5 मेंबर कमीशन विथ 1 वीमेन मेंबर, बहुत सही बात है। देखिए, एनसीबीसी कॉम्पोजिशन देख लीजिए, 1 + 1 + 3। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस 5 में से एक मेंबर क्या होना चाहिए? वीमेन होना चाहिए, सही है। ऑल मेंबर्स ऑफ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए, कमीशन प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। एनसीबीसी क्या करता है? एनुअली एक रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट चाहे तो उसे अलग से भी रिपोर्ट मांग सकते हैं एनुअली के अलावा भी। और प्लस अगर स्टेट से रिलेटेड रिपोर्ट है तो भी वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ही जाएगा। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को वापस किसको भेजेंगे? गवर्नर को भेजेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट जो है एनसीबीसी किसको करेगा? प्रेसिडेंट को करेगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 25th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। छब्बीसवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ कास्ट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट बाय कमीशन? तो बैकवर्डनेस का क्या बेसिस है? सोशली, इकोनॉमिकली। मैंने आपको क्या बताया था? इकोनॉमिकली होगा कि नहीं होगा? आप ही बताइए। इकोनॉमिकली नहीं होगा, एजुकेशनली होगा। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, नाम में ही लिखा हुआ है, तो सोशली एंड एजुकेशनली ही होगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी आपको 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कुछ प्रोविजंस है जिसको कि 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, मेरा मन है बताने का, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आप बताइए। ठीक है, इन द कमेंट। ठीक है, या फिर आप इसके बारे में कम से कम पढ़िए। तो 26 का डी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है और अब ये आपको बताना है कि किसका क्या क्या है। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? क्या ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश से रिलेटेड है? सही, गलत, यू हैव टू टेल मी। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इज इट रिलेटेड टू जीएसटी? राइट और रॉन्ग। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इज इट रिलेटेड टू एनसीबीसी? राइट और रॉन्ग। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इज इट रिलेटेड टू रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? राइट और रॉन्ग। इसके अलावा 104th, 105th और 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे किससे रिलेटेड है? बस इतना आप कमेंट में बताइएगा और इसके करेक्ट आंसर के साथ साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो आप टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर मैं करने बोलता हूँ, मुझे पता है आप लोग कोई शेयर करते नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।